बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मश्क नंबर 5.3 शुरू करेंगे जो कि सफ़ा नंबर 144 पे है और उसके सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। उन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई है। ये एक लाइन है ए बी और उससे दूर एक पॉइंट है पी पॉइंट के लाइन ए बी तक बहुत सारे रास्ते हैं। ये एक एम पे काटती है, यहाँ पे 60 का एंगल बनता है, एल पे काटती 30 का एंगल बनता है। ये डायरेक्ट एक परपेंडिकुलर एक अमूद है, ये 90 का एंगल है। ये एन पे काटती है उसे और बाद में ये एक ओ है, ये जी 70 का एंगल है। तो पूछते हैं कि इनमें सबसे कम फासला कौन सा होगा। तो आप वो थ्योरम पढ़ के आए हैं ना आप पिछले वीडियो में कि सबसे कम फासला वो होता है ना जो उस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो, अमूद हो। तो वो तो फिर यही फासला है, ये वाला। तो पी एन जो है ना वो सबसे कम फासला है। तो ये सवाल आपका हल हो गया। अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 2, इसमें वो ये कहते हैं कि ये एक का उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है। एक लाइन है ए बी, एक पॉइंट पी है और ये इसे एल पे काटता आके। कहते हैं शक्ल में पी कोई एक नुक्ता ख़त ए बी से बाहर वाक़ है, यानी कि लाइन ए बी से ये पी पॉइंट उससे बाहर वाक़ है। अगर पी एल का फासला ए बी से दीगर तमाम फासलों से कम हो, यानी कि पी एल का फासला, ये पी एल का फासला ए बी तक बाकी तमाम फासलों से कम हो। बाकी तमाम फासले पॉसिबली जैसे कोई ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे, कोई भी और फासला उससे सबसे कम है। याद रखिएगा ये उन्होंने बताया सबसे कम फासला। ठीक है, तो बताएं कि पहली ऑप्शन ये है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल पी एल ए का जो एंगल है वो 80 होगा। जवाब है नहीं, क्योंकि आपको पता है ना कि ये परपेंडिकुलर होना है। परपेंडिकुलर होगा तो तब से कम फासला होगा, तो एंगल 90 बनता। बी ऑप्शन है मेजरमेंट ऑफ एंगल पी एल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। पी एल बी 100 नहीं, 90 होना चाहिए। इधर भी 90, ये भी 90। सी ऑप्शन है मेजरमेंट ऑफ एंगल पी एल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ जी, ये ठीक है। और डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पी एल ए का एंगल जो है वो बराबर है 70 डिग्री। ये भी गलत था, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल में ऐसा है कि एक उन्होंने लाइन बनाई है, ये ए बी, इसके अंदर ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी, यहाँ से एक अमूदी लाइन नीचे आ रही है एल, ये 90 का एंगल है। एक और लाइन आ रही है वो एम पे काट रही है और एक और लाइन आ रही है कि जो कि एन से काट रही है। मैं इस लाइन को ज़रा थोड़ा सा आगे करके बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि हमने एंगल्स वगैरह के इसमें निशानात वगैरह लगाने हैं। यहाँ कर लेते हैं एन और इस एन को मैं मिटा देता हूँ। अब उन्होंने हमें ये बताया है कि एल एन जो है ना बड़ा है एल एम से, यानी कि ये लेंथ ये है एल एम की और एल एन की ये है। तो एल एन बड़ा है, यानी कि एन पॉइंट दूर है।
एल से एम की निस्बत एन पॉइंट दूर है, तभी तो एल एन बड़ा होगा ना एल एम से। ये दिया हुआ है, गिवन है ये। आपने प्रूफ पता क्या करना है, प्रूफ के लिए उन्होंने कहा है कि आप ये साबित करें कि पी एन बड़ी है पी एम से। ये प्रूफ करना कि पी एन ये लेंथ बड़ी है इस लेंथ से। तो अगर हम किसी तरह ये साबित कर दें कि ये लेंथ और ये लेंथ, इस लेंथ के सामने ये एंगल आता है, इसको मैं एंगल 1 कह लेता हूँ। इस लेंथ के सामने ये एंगल आता है, इसे मैं एंगल 2 कह लेता हूँ। अगर मैं किसी तरह, मेरी अप्रोच ये है कि किसी तरह अगर हम ये साबित कर दें कि एंगल 1 बड़ा है एंगल 2 से, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ बाहर के एंगल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसे मैं 3 एंगल कहता हूँ और इसे मैं 4 कहता हूँ। तो जी अब प्रूफ करते हैं। अब आपको पता है ना कि एंगल, बल्कि मैं लिखता हूँ ट्राइंगल पी एम एन के अंदर एंगल 3 बड़ा है मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 से। ठीक है ना, क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल है, बैरूनी ज़ाविया है। ठीक है, 3 एक्सटीरियर एंगल है तो इस ट्राइंगल का, तो इसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है उनसे ये बड़ा होगा। ठीक है, अब ट्राइंगल पी एल एम की बात करें, मैं चेंज कर ली ट्राइंगल पी एल एम, इसके अंदर एंगल 4 बड़ा है एंगल 3 से, क्योंकि एंगल 4 जो है ना वो 90 डिग्री का है। ठीक है ना, अगर ये 90 का है तो बाकी दोनों का सम 90 होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये अकेला 90 का इन दोनों से इंडिविजुअली बड़ा होगा। अब इसको मैं अगर 1 कह लूँ, इसको 2 कह लूँ, तो 1 और 2 का अगर मैं कंबाइन करूँ 1 और 2 से, का 3 बड़ा 2 से, 4 बड़ा 3 से, इसका क्या मतलब निकला कि एंगल 4 बड़ा है एंगल 2 से। एंगल 4 एंगल 2 से बड़ा। ठीक है, एंगल नंबर 4 इज़ ग्रेटर देन एंगल नंबर 2। ठीक है जी, ये नतीजा निकला है जो बड़े काम का आगे याद आएगा, काम आएगा हमारे। अब ट्राइंगल पी एल एम के अंदर ही एंगल 1, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। इस ट्राइंगल के अंदर एंगल 1 बड़ा एंगल 4 से, क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है ना, एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 1 बड़ा एंगल 4 से। तो अगर इसको मैं 3 कह दूं और इसको मैं 4 कह दूं, तो 3 और 4 से आप क्या नतीजा निकालेंगे कि 4 बड़ा 2 से, 1 बड़ा 4 से, तो इससे क्या साबित हुआ कि एंगल 1 बड़ा है एंगल 2 से, एंगल 1 बड़ा एंगल 2 से। तो अगर एंगल 1 बड़ा एंगल 2 से, तो इससे क्या आप नतीजा निकालेंगे कि एंगल 1 के सामने जो साइड है पी एन, वो बड़ी होगी एंगल 2 के सामने जो पी एम है। और ये आपने साबित करना था, ये जनाब आपका साबित हो गया। ठीक है जी, तो ये भी आसानी से हो गया। अब अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल में बहुत ही आसान है वैसे। वो ये कहते हैं कि दो लाइनें हैं एल और एम, ये दोनों मतवाजी हैं, यानी कि पैरेलल हैं। ठीक है, अब दो और लाइनें हैं जी, उनको काटती हैं क्यू एम और एल पी। लेकिन इन लाइनों की खसूसियत ये है कि
क्यू एम और एल पी, ये एल और एम जो लाइन है इनके दरमियान मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है। ओके, पी एल और क्यू एम जो है वो वो एल और एम के दरमियान कम अज़ कम यानी कि मिनिमम पॉसिबल फासला है, डिस्टेंस है। ठीक है, प्रूव आपने ये करना है। टू प्रूव वो आपने क्या करना है कि पी एल जो है वो पैरेलल है एम क्यू के। अच्छा जी, अब आपको थ्योरम से पता है कि अगर ये मिनिमम डिस्टेंस है तो ये एंगल किसका है, 90 का। अब ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है। 90 का एंगल होगा तो मिनिमम डिस्टेंस होगा ना, तो ये मिनिमम डिस्टेंस है तो ये सारे 90 का एंगल है। अब ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, 90 का, तो सारी बात है, इससे आप ऑटोमेटिकली नतीजा निकाल सकते हैं कि क्यू एम जो है ना वो पैरेलल है एल पी के। इसमें कोई ख़ास बात थी ही नहीं। तब अगले सवाल को इंशाल्लाह देखते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में वो ये कहते हैं कि दो लाइनें हैं, ये है एल और एक और लाइन है एम, ये एक दूसरे को ओ पॉइंट पे काटती हैं। ठीक है, और बाहर एक पॉइंट है पी, वो एक ऐसा पॉइंट है कि यहाँ से ओ पी के ऊपर और ओ एम के ऊपर मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है जी, गौर कीजिएगा यहाँ से इस बात पे कि पी से तरह तरह पी से नुक्ता पी से पी एल और पी एम दोनों कम से कम मिनिमम पॉसिबल फासले हैं, डिस्टेंस हैं। अब साबित करें कि ये जो नुक्ता P है, इसे मैंने P लिखना था, वो ये कहते हैं कि ये एंगल L, इस पॉइंट को L लिखा उन्होंने, इसको उन्होंने M लिखा हुआ और इसको 90 लेबल किया हुआ। साबित ये करना है कि P जो है वो एंगल LOM के नासिफ पर वाक़ है, यानी कि मिडल में वाक़ है। नासिफ पर वाक़ है, यानी कि एंगल LOM बनता है ना, इस एंगल का जो मिडल पॉइंट होगा ना उसके ऊपर ये पॉइंट P आता है। इस एंगल में फ़र्ज़ करो ये 60 का एंगल, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो ये दरमियान में 30 का एंगल बनता होगा ना जो, तो ये उसके ऊपर वाक़ है। अगर ये फ़र्ज़ करो 80 का एंगल है तो दरमियान में जो 40 का एंगल बनता होगा ना, यहाँ से 40 इधर और 40 इधर, तो ये उसके ऊपर वाक़ है, ये वो कह रहे हैं। हम इसको लेबल कर लेते हैं एंगल 1 और एंगल 2। इसमें ख़ास बात ये है कि जिसकी शुरू में भी मुझे कन्फ्यूजन हुई थी, वो गौर कीजिएगा, वो ये कहते हैं कि P से PL और PM मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है। इससे दो बातें पता चलती हैं। एक तो ज़ाहिर बात है मिनिमम पॉसिबल का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 के है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि उसने ये नहीं कहा कि पॉइंट P जो है वो, बल्कि मुझे यूँ कहना चाहिए कि उसने ये कहा है कि पॉइंट P से L का भी और M का भी मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि L और PL और PM बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि ये है ना ये, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि पॉइंट P जो है ना ये, बल्कि इसको मैं अरेज करता हूँ एक सेकेंड।
फ़र्ज़ करें कि पॉइंट पी जो है ना वो इधर होता, मिसाल दे रहा हूँ, सेंटर की लाइन है उसमें नहीं है, तो जो थ्योरम है ना वो ये कहता है कि किसी पॉइंट से लाइन तक जब मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है वो 90 का हो गया, 90 का एंगल बनाएगा, अमूद होगा। तो इसी पॉइंट से अगर मैंने इधर जो है इसी पॉइंट से इधर को मैंने मिनिमम डिस्टेंस लेना होगा, तो मुझे यहाँ पे भी अमूद गिराना पड़ेगा, यहाँ पे भी अमूद हो गया। लेकिन अब ये देखें कि इस केस में मेरा जो डिस्टेंस पी एल है और पी एम है वो बराबर नहीं है, पी एल मेरा छोटा है पी एम से। लेकिन बुक में वो ये बता रहे हैं कि पॉइंट पी से इधर एल का भी और इधर का भी मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है। इधर मिनिमम पॉसिबल तो नहीं है ना कि यहाँ से जो ये जो डिस्टेंस है इधर का वो इसकी निस्बत बड़ा है इस डिस्टेंस की निस्बत। तो ठीक है, वह अगर आप कंपेयर ना करें वो तो और बात है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस पी एल और पी एन एम दोनों कम अज़ कम डिस्टेंस है। तो इससे नतीजा ये निकालना हमें पड़ता है कि पी एल और पी एम बराबर हैं। तो ये चीज़ आपके जहन में रहनी चाहिए। अगर आप इसको आ, ओ सॉरी पी एल को पी एम के इक्वल नहीं ना करते तो फिर ये जो क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो अब हम जनाबे वाला इसका बाकी हिस्सा करते हैं कि ट्रायंगल ओ, ये ट्रायंगल ओ पी एम और ट्रायंगल ओ पी एल करने में अब करने ये लगा हूँ कि किसी तरह अगर मेरी अप्रोच ये है कि किसी तरह मैं ये साबित कर दूँ कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बिल्कुल बराबर हैं, एग्जैक्टली सेम है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो लामहला फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। जब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा तो ये पॉइंट फिर ऑटोमेटिकली जो है ना वो जो ये जो एंगल ओवरऑल बनता है ना एंगल एल ओ एम, उसके मिड पॉइंट पे आएगा। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, मेरी कोशिश ये है कि ये चूँकि ये पॉइंट सेंटर में अगर आ रहा है, इस एंगल के जो सेंटर से लाइन गुजरती है, तो मुझे ये साबित करना पड़ेगा ना कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो उसके लिए मुझे ये ट्रायंगल अगर मैं साबित कर दूँ इस ट्रायंगल के इक्वल है, बल्कि इक्वल कहना चाहिए कॉन्ग्रुएंट है, तो मुतमासिल है, तो फिर क्या होगा कि ये एंगल ऑटोमेटिकली इस एंगल के बराबर आ जाएगा। जब ये एंगल बराबर में आएगा तो दरमियान में जो लाइन गुजर रही है वो इसको हाफ में कट करेगी ना, ओवरऑल इसको, ओवरऑल इस एंगल को हाफ में कट करेगी ना, तो ये साबित करना। तो आप इसके अंदर देखें कि मेजरमेंट ऑफ पी एम बराबर है पी एल के, ये हमें मालूम है, यानी कि गिवन है, ये बताया हुआ उन्होंने इधर। उसके बाद हमें ये भी पता है कि एंगल ओ एम पी बराबर है एंगल ओ एल पी के। ओ एम पी ओ एल पी एंगल 90 के एंगल हैं सारे, ये भी मालूम है हमें। अब आपको ये देखें कि ओ पी साइड इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कॉमन है। ओ पी जो है वो मुश्तरक है, ओ पी यानी कि वो मुश्तरक है, यानी कि कॉमन है। तो जब आपकी ये साइड बराबर हो गई, ये भी साइड बराबर हो गई, ये एंगल बराबर हो गया, तो ये तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आ गई। ठीक है, तो ट्रायंगल ओ पी एम कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ओ पी एल से। ओ पी एम और ओ पी एल ये दोनों जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गई, क्योंकि आप इनकी देखें कि वो एंगल आप साइड साइड ये सारी बराबर आ गई। ठीक है, ये एंगल बराबर है, ये साइड बराबर है और ये साइड बराबर है। जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होगी तो इससे आप क्या नतीजा निकालेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। ठीक है, इसकी रीज़न क्या होगी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या आप कह सकते हैं मुतमासिल ट्रायंगल्स के मुतनाज़रा यानी कि कंपेरेबल एंगल्स, जाविये। जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया तो फिर तो साबित हो गया ना कि
पी कि पी नासिफ है एंगल एल ओ एम का, इसका, इस एंगल का, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो इसके मिडल में आ गया, तो आपका ये प्रूव हो गया है। इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म हुई। इंशाल्लाह अगले वीडियो से थ्योरम नंबर 4 शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।